नमस्कार दोस्तों, अपन 12वीं क्लास के जीव विज्ञान विषय की पहली यूनिट पढ़ रहे थे। अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एपोमिक्सिस तक पढ़ लिया था। फिर हम आगे अलैंगिक जनन के अंदर कौन सी घटनाएं जो होती है उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो मित्रों, पहला ये कि अलैंगिक जनन के अंदर जो जनक पादप होता है उसकी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है ना। पौधे का विकास जो होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है कोशिकाओं में, है ना। तो पहला बिंदु ये होगा अलैंगिक जनन में पौधे का विकास जनक पादप की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। मित्रों, एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो डिवीजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो मित्रों, अधिकांश जगह समसूत्री विभाजन ही होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन केवल जहां पर भी युग्मकों का निर्माण होता है ना, गैमेटों का फॉर्मेशन होता है, गैमेट बन रहे होते हैं, वहीं पे केवल म्यूसिस की क्रिया है वो होती है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। फिर आगे तो अपन चर्चा करते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत अच्छी विशेषता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि देखो अलैंगिक जनन के अंदर केवल एक ही पौधा भाग लेता है, तो जो संतति उत्पन्न होती है वो जनक पादप के समान होती है। तो लिखेंगे अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त होने वाली संतति आनुवंशिक रूप से जनक पादप के समान होती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन तो हुआ ही नहीं, अर्थात मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ नहीं, मिले नहीं, संयुग्मन हुआ नहीं या जुड़े नहीं, तो फिर वो नए लक्षण आने की संभावना तो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये इसकी विशेषता है कि संतति है वो आनुवंशिक रूप से जनक पादप के समान होती है। फिर देखो, ये तो इसकी विशेषता है। आगे इसका एक अवगुण भी है ना, अवगुण। तो अवगुण यह है कि संतति के अंदर जो नए लक्षण आते हैं उनकी संभावना नगण्य होती है या होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि दो जनक तो भाग ले नहीं रहे हैं, तो फिर नए लक्षण आने की संभावना नगण्य ही होगी। तो देखेंगे कि संतति में नए लक्षण आने की संभावना नगण्य होती है। ये मित्रों पर ने याद पढ़ा है ना। ये हमने जितना कोर्स में था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यहाँ तक ये सारे बिंदुओं के अपन ऊपर चर्चा कर ली है। अब अपन कायिक जनन के बारे में है वो अध्ययन करती है ना। कायिक जनन, इसको
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो मित्रों इसकी परिभाषा देखते हैं कि इस जनन में संतति का विकास बीज से न होकर पादप के किसी कायिक भाग से होता है अर्थात इस जनन के अंदर वो पौधे का कायिक भाग है वो भाग लेता है। अब देखेंगे कि जो भी लैंगिक जनन के अंदर अपन ने इधर चर्चा की थी, तो लैंगिक जनन के अंदर जनन क्रिया करने वाले भाग लेते हैं और वो जो उत्पन्न होते हैं वो पुष्प के ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से भाग है कायिक भाग है, अर्थात कौन से भाग लेंगे। तो एक नोट डालेंगे कि इस जनन में पादप के जड़, तना तथा पत्ती भाग लेते हैं। तो ये मित्रों ये जो है वो पौधे के कायिक भाग है। मित्रों अब देखेंगे किसी पौधे के अंदर कायिक भाग जो होता है जिससे नया पौधा बनने वाला है उसे प्रोपेग्यूल कहते हैं। जैसे कि सपोज कोई पत्ती है, उस पत्ती के ऊपर से कलिका निकलती है और उससे वो टूट करके अलग गिरती है और पौधे का निर्माण यदि होता है तो उसे प्रवर्त या प्रोपेग्यूल कहते हैं, है ना। तो अगली डेफिनेशन जो है वो प्रवर्त प्रोपेग्यूल। तो पादप का वह भाग जो कायिक जनन में भाग लेता है वह प्रवर्त कहलाता है ना। ये अपने यहाँ तक चर्चा की। अब अगला जो इस पाठ का आगे वाला बिंदु है वो कायिक जनन की विधियां कौन कौन सी है। तो मित्रों कायिक जनन की दो विधियां हैं, एक विधि है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम विधि। तो आज हम कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं अलैंगिक जनन की या उसके अंदर कायिक जनन की है वो प्राकृतिक विधि, है ना। तो अलैंगिक जनन की प्राकृतिक विधि के बारे में आज हम चर्चा जो है वो करते हैं। तो मित्रों अपन देखेंगे कि प्राकृतिक विधि के अंदर कौन कौन से भाग लेते हैं। तो मित्रों अगला बिंदु है अपना कायिक जनन की विधियां, है ना। तो मित्रों ये मुख्य रूप से अपने पाठ्यक्रम में वो दो है। पहली है प्राकृतिक विधि और दूसरी है कृत्रिम विधि। तो आज अपन प्राकृतिक विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों पहला पॉइंट लेते हैं प्राकृतिक विधि। अब प्राकृतिक विधि में भी मित्रों तना भी भाग लेता है, जड़ भी भाग लेती
भी भाग लेती है। तो पहला बिंदु अपन लेते हैं तने द्वारा। तने द्वारा कायिक जनन। तो मित्रों इस जनन के अंदर जो है वो अधिकांश तने के जो रूपांतरण जो होते हैं वो भाग लेते हैं। तो इस जनन में तने के रूपांतरण भाग लेते हैं। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि तने के रूपांतरण है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। तो तनों के रूपांतरण के अंदर अपन ने पढ़ा था पहला जो है वो प्रकंद, दूसरा कंद, तीसरा शल्ककंद और चौथा है वो घनकंद। तो अपने पाठ्यक्रम में ये केवल उदाहरण ही है। तो प्रकंद होता है वो तने का रूपांतरण अनियमित आकार का होता है, अर्थात तो उनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, उनकी कोई आकृति है वो निश्चित नहीं होती। तो बहुत अच्छा इसका उदाहरण है अदरक, है ना। अदरक की कोई आकृति निश्चित नहीं है, किसी भी प्रकार की हो जाती है ना। ये देखिए इसको कहते हैं पर्व, ये पर्व है और बीच में ये जो भाग है इसको कहते हैं पर्व संधि। इस पर्व संधि से कलिका निकलती है, वो फिर वो नए पौधे का विकास करती है। फिर कंद के अंदर अपन लेते हैं तो गोलाकार आकृति के होते हैं कंद, है ना। तो गोलाकार आकृति के अंदर तनों के अंदर बहुत अच्छा उदाहरण है अपने सामने आलू। तो आलू के ऊपर है वो आंख निकलती है, कलिका निकलती है, आपने घर पे भी देखा होगा। उसी कलिका को यदि तोड़ दिया जाए और अन्य जगह रूपांतरण यदि मिट्टी में डाला जाए तो वहां से भी ये नया पौधा का जो है वो निर्माण होता है ना। फिर शल्ककंद के अंदर बहुत अच्छा उदाहरण है अपने प्याज का, है ना। अर्थात जो पत्तियां होती है वो शल्की होती है, तो बहुत अच्छा उदाहरण है इसका प्याज का जो है वो एक शल्ककंद है ना। ये जो होती है वो पत्तियां होती है, यहाँ से वो ये जो पत्तियों से प्रवल निकलता है और है वो बाकी से वो नए पौधे का निर्माण होता है। फिर घनकंद के अंदर है वो घन के आकार की आकृति होती है, तो उसमें आप केसर को ले लीजिए जिसे अपन क्रोकस भी कहते हैं, है ना। तो आज अपन ने पढ़े हैं वो और कायिक जनन के अंदर प्राकृतिक विधियों के बारे में पढ़ा और तने द्वारा पढ़ा। आगे हम जड़ द्वारा